कल्पना कीजिए, साल है 1935। भारत के भविष्य के लिए एक एक बहुत बड़ा नक्शा तैयार किया जा रहा है। हम्म। एक अखिल भारतीय संघ, मतलब एक फेडरेशन। जी। कागज पर तो ये बहुत शानदार लगता है। ब्रिटिश भारत के प्रांत और 500 से ज्यादा रियासतों को एक ही छत के नीचे लाना। एक विशाल संयुक्त भारत। हाँ, एक सपना जैसा। बिल्कुल। लेकिन क्या ये वाकई भारत को आजादी की तरफ ले जाने वाला एक पुल था, या फिर ये खूबसूरती से बिछाया गया जाल था? और इसी सवाल की तह तक जाने के लिए आज हम इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। हमारे हाथ में जो दस्तावेज है वो है 1939 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का दिया एक भाषण। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। जी, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। अंबेडकर को उस वक्त लगा कि आम जनता इस प्रस्तावित फेडरेशन की असलियत को लेकर एक धुंध में है। मतलब चीजें साफ नहीं थी। बिल्कुल साफ नहीं थी। तो आज हमारा मिशन है अंबेडकर के नजरिए से इस धुंध को हटाना और परत दर परत ये समझना कि उन्होंने इस भव्य योजना को भारत की आजादी के लिए एक खतरा क्यों माना। बहुत दिलचस्प। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। अंबेडकर की पहली आपत्ति क्या थी? क्या वो इसके आकार को लेकर चिंतित थे? बिल्कुल, यहीं से उनकी आलोचना शुरू होती है। ये कोई मामूली फेडरेशन नहीं था। हम्म। अंबेडकर ने इसकी तुलना दुनिया के दूसरे बड़े संघों से की और जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। अच्छा। जनसंख्या के हिसाब से ये अमेरिका से 3 गुना, जर्मनी से 5 गुना और कनाडा से तो 35 गुना बड़ा होने वाला था। 35 गुना? हाँ, इसमें 162 अलग-अलग इकाइयां, मतलब प्रांत और रियासतें शामिल होनी थीं, जबकि उस समय के अमेरिका में सिर्फ 49 थीं। बाप रे। इसीलिए अंबेडकर ने इसे एक नाम दिया, संघों के बीच एक राक्षस, अ मॉन्स्टर अमंग फेडरेशंस। एक राक्षस, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन किसी भी सरकार की असली पहचान तो उसकी ताकत के स्रोत से होती है ना? सही बात है। क्या इस राक्षस की शक्ति भारतीय जनता के हाथों में थी? यही तो सबसे बड़ा सवाल था और अंबेडकर के अनुसार इसका जवाब था नहीं। भाई। अमेरिका जैसे देशों के संविधान की शुरुआत होती है वी द पीपल से। शक्ति का स्रोत जनता होती है। हाँ। लेकिन 1935 के इस अधिनियम में शक्ति का स्रोत ब्रिटिश क्राउन यानी हिज मैजेस्टी को बताया गया था। एक मिनट, लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं था, क्योंकि इसमें रियासतें भी थीं जिनके अपने शासक थे। बिल्कुल। तो शक्ति का स्रोत बटा हुआ था, कुछ क्राउन से, कुछ राजाओं से उधार। ये तो शुरुआत से ही एक कमजोर नींव जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस योजना की सबसे बड़ी जटिलता और कमजोरी थी। कैसे? संघ के 2 हिस्से थे और दोनों के लिए नियम अलग थे। ब्रिटिश भारत के लिए सर्वोच्च सत्ता क्राउन थी, लेकिन रियासतों के लिए सर्वोच्च सत्ता वहां के राजा या नवाब थे। अच्छा। संघ को रियासतों पर अधिकार सिर्फ एक दस्तावेज के जरिए मिल सकता था, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट जिस पे शासक दस्तखत करते थे। कहने का मतलब ये है कि संघ की अपनी कोई संप्रभुता थी ही नहीं। वो आधी क्राउन की ताकत पर और आधी राजाओं की उधार दी गई ताकत पर चल रहा था। ये तो बहुत ही नाजुक ढांचा है। क्या इसमें वक्त के साथ बदलाव या विकास की कोई गुंजाइश थी? लगभग ना के बराबर। अंबेडकर का विश्लेषण था कि ये संघ स्थिर था, इसमें विकास का कोई प्रावधान नहीं था। स्थिर? मतलब? मतलब ये कि संविधान में कोई भी बड़ा बदलाव रियासतों को तब तक बांध नहीं सकता था जब तक वो खुद उसे मंजूर न करें। अरे। सोचिए, अगर भविष्य में भारत को और ज्यादा लोकतांत्रिक सुधार करने हो तो कोई भी एक रियासत का राजा उसे रोक सकता था। तो ये एक ऐसा ढांचा था जो शुरुआत से ही जड़ रहने के लिए बनाया गया था। बिल्कुल। तो नींव ही खतरनाक रूप से कमजोर थी। अब देखते हैं कि इस नींव पर जो इमारत खड़ी की गई, यानी सरकार की मशीनरी, वो कैसी थी? चलिए विधायिका यानी संसद की बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। संसद में 2 सदन थे, फेडरल असेंबली जो निचला सदन था और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी ऊपरी सदन। ठीक है। लेकिन सीटों का बंटवारा न तो आबादी के हिसाब से था और न ही इस आधार पर कि कोई प्रांत या रियासत कितना टैक्स देती है। तो फिर किस आधार पर था? ये पूरी तरह से मनमाना था। रियासतों को उनकी असल हिस्सेदारी से कहीं ज्यादा सीटें दी गईं। उन्हें आबादी का सिर्फ 24% होने के बावजूद निचले सदन में 33% और ऊपरी सदन में 40% सीटें मिल रही थीं। 40%? जी। रुकिए, मतलब
प्रतिनिधित्व का आधार ही गलत था। ये तो साफ तौर पर लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के खिलाफ राजाओं के मनोनीत लोगों को एक तरह का वीटो पावर देने जैसा है। आप सही समझ रहे हैं। और सदस्यों को चुनने का तरीका तो और भी अजीब था। वो कैसे? यह किसी भी सामान्य संसदीय प्रणाली से ठीक उल्टा था। ब्रिटिश भारत से प्रतिनिधि चुनकर आने थे, लेकिन रियासतों से प्रतिनिधि वहां के शासक मनोनीत करके भेजने वाले थे। अरे, ये तो कमाल है। और सुनिए, जी। जो निचला सदन यानी फेडरल असेंबली है, उसे प्रांतीय विधानसभाओं के जरिए अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाना था। और ऊपरी सदन, जिसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, उसका चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से। एक मिनट, ये तो पूरी तरह से उल्टा है। ये तो लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। यही अंबेडकर का तर्क था। ये एक उल्टी प्रक्रिया थी, जिसे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। समझ गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती होगी। शक्तियों के बंटवारे में भी जरूर कोई पेच होगा। हाँ, एक बहुत बड़ा पेच था। वो क्या था? क्या दोनों सदनों के पास बराबर शक्तियां थीं? हाँ, और यही एक और बड़ी समस्या थी। कानून पास करने से लेकर सरकारी खर्च को मंजूरी देने तक दोनों सदनों को बराबर अधिकार दिए गए थे। क्या? क्या मनी बिल्स पर भी? हाँ, यहाँ तक कि मनी बिल्स यानी धन विधेयकों पर भी। ये बहुत बड़ी बात थी। दुनिया भर के लोकतंत्रों में निचले सदन, जो सीधे जनता से जुड़ा होता है, उसे पैसे के मामलों में ज्यादा अधिकार होता है। सही बात है। यहाँ दोनों सदनों को बराबर शक्ति देने का मतलब था कि रियासतों के मनोनीत सदस्य, जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे, वो सरकार के पूरे बजट को रोक सकते थे। तो विधायिका का ढांचा ही ऐसा था कि गतिरोध पैदा हो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कानून बन भी गया, तो उसे लागू कौन करता? यहाँ गवर्नर जनरल की भूमिका क्या थी? मुझे अंदाजा है कि सारी असली ताकत उसी एक व्यक्ति के हाथ में होगी। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये इस योजना का एक और बड़ा बदलाव था। सारी कार्यकारिणी शक्ति एक व्यक्ति में केंद्रित कर दी गई थी। अच्छा। गवर्नर जनरल 4 अलग-अलग तरीकों से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था। पहला, अपने विवेक से। इन मामलों में रक्षा, विदेश मामले जैसे विषय आते थे, जिनमें मंत्रियों को सलाह देने तक का हक नहीं था। कोई हक नहीं, ठीक है। दूसरा, मंत्रियों की सलाह पर। ये सलाह गवर्नर जनरल पर बाध्यकारी थी, लेकिन ऐसे मामले बहुत ही कम थे। और बाकी दो, वो तो और भी ज्यादा ताकत देते होंगे। हाँ, तीसरा था अपने व्यक्तिगत निर्णय से। या मंत्री सलाह तो दे सकते थे, लेकिन गवर्नर जनरल उसे मानने के लिए मजबूर नहीं था। मतलब सलाह सिर्फ नाम के लिए थी। एक तरह से। और चौथा तरीका था परामर्श के बाद। ये तो सिर्फ एक प्रक्रिया थी, असल अधिकार गवर्नर जनरल के पास ही था। तो संक्षेप में, मंत्रियों की सलाह पर काम करना सिर्फ दिखावा था। ज्यादातर मामलों में गवर्नर जनरल के पास मंत्रियों की सलाह के बिना या उसके खिलाफ काम करने की पूरी शक्ति थी। ये जिम्मेदार सरकार का बस एक भ्रम था। तो एक ऐसी विधायिका जो काम ना कर सके और एक ऐसा कार्यकारी प्रमुख जो किसी के प्रति जवाबदेह ना हो। जी। इस तस्वीर का तीसरा कोना है न्यायपालिका। क्या फेडरल कोर्ट इस ढांचे में कोई उम्मीद की किरण थी? एक स्वतंत्र स्तंभ? कागज पर तो ऐसा ही लगता था, लेकिन अंबेडकर ने इसकी भी 2 बड़ी कमजोरियों को उजागर किया। क्या थी वो? पहली, फेडरल कोर्ट के पास अपने फैसलों को लागू करवाने के लिए अपनी कोई मशीनरी नहीं थी। मतलब? सोचिए, कोर्ट ने किसी ताकतवर रियासत के खिलाफ फैसला सुनाया। अब उसे लागू कौन करवाएगा? कोर्ट के पास अपनी पुलिस या सेना तो थी नहीं। तो फिर? उसे उसी रियासत के प्रशासन से कहना पड़ता कि कृपया हमारे आदेश का पालन करें। ये तो मजाक था। मतलब कोर्ट के फैसले एक तरह से सिफारिशें थीं जिन्हें मानना या ना मानना ताकतवर लोगों पर निर्भर था। और दूसरी कमजोरी क्या थी? दूसरी कमजोरी और भी बड़ी थी। एक बार नियुक्त होने के बाद जजों को हटाना लगभग नामुमकिन था। नामुमकिन? हाँ, उन्हें भारत की विधायिका नहीं हटा सकती थी। उन्हें सिर्फ ब्रिटिश सम्राट, वो भी लंदन में बैठी प्रिवी काउंसिल की रिपोर्ट पर हटा सकता था। क्या बात कर रही हैं? जी, मतलब अगर कोई जज सरकार या किसी रियासत के दबाव में आ जाए, तो उसे हटाने का कोई लोकतांत्रिक तरीका ही नहीं था। वो केवल ब्रिटिश सम्राट को जवाब दे थे, भारत की जनता या संसद को नहीं। बिल्कुल, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिर्फ एक भ्रम था। तो चलिए इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं। एक राक्षस के आकार का संघ, जिसकी नींव ही कमजोर और बंटी हुई थी। एक विधायिका जिसे गतिरोध के लिए बनाया गया था। एक तानाशाह जैसा गवर्नर जनरल और एक बेबस न्यायपालिका। जी। इन सब का क्या मतलब निकलता है?
अंबेडकर के तर्क का सबसे मुख्य बिंदु क्या था? उनका मुख्य और सबसे शक्तिशाली तर्क ये था कि ये प्रस्तावित फेडरेशन एक स्थायी अटूट संघ था ही नहीं। नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे एक समझौता या एक गठबंधन कहा। उन्होंने इसकी तुलना अमेरिका से की, जहां गृह युद्ध ने ये हमेशा के लिए स्थापित कर दिया था कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अमेरिका एक अटूट संघ है हाँ, और इस भारतीय संघ में रियासतों को अलग होने का अधिकार था। क्या अंबेडकर का विश्लेषण यही कहता है? हाँ, यही उनका सबसे बड़ा खुलासा था। उनके अनुसार ये संविधान रियासतों को संघ से अलग होने का अधिकार देता था। लेकिन कैसे? तर्क ये था कि जिनकी रियासतें एक स्वैच्छिक समझौते यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए शामिल हो रही थीं, तो अगर भविष्य में उनकी सहमति के बिना उस समझौते की शर्तों में कोई बदलाव किया जाता, तो वो अलग हो सकती थी। तो ये उन्हें संघ से अलग होने का अधिकार देता था। तो ये एक राष्ट्र बनाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि ये दो संप्रभु शक्तियों ब्रिटिश क्राउन और रियासतों के शासकों के बीच एक संधि की तरह था। बिल्कुल, एक ऐसा गठबंधन जिसे तोड़ा जा सकता था। हम्म। अंबेडकर ने अमेरिकी राजनेता डैनियल वेबस्टर का हवाला देते हुए कहा कि एक सरकार अपने फैसलों को अपनी सर्वोच्च शक्ति से लागू करती है, जबकि एक समझौता पार्टियों के बीच होता है और आपसी सहमति पर निर्भर करता है। और इस भारतीय संघ में एक समझौते के सारे लक्षण थे। सभी लक्षण थे। इसे एक स्थायी और अटूट राष्ट्र बनाने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। ये एक राजनीतिक जाल था जो दिखने में एकता का प्रतीक था, लेकिन असल में इसे ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने और भारत को हमेशा के लिए विभाजित रखने के लिए बनाया गया था। तो हमने देखा कि 1935 के अधिनियम का ये प्रस्तावित संघ आकार में एक राक्षस था, जिसकी शक्ति का स्रोत विभाजित और जटिल था। इसकी विधायिका और कार्यपालिका के नियम अजीब और उल्टे थे, और ये एक सच्चे राष्ट्र के बजाय एक नाजुक गठबंधन ज्यादा था, जिसे तोड़ा जा सकता था। हाँ। डॉक्टर अंबेडकर ने 1939 में ही इसकी पूरी बनावट को समझ लिया था। हाँ, ये 1939 का एक असाधारण विश्लेषण था। ये उस योजना की गहरी खामियों को उजागर करता है जो लोकतांत्रिक रूप से उभरते ब्रिटिश भारत को निरंकुश रियासतों के साथ एक ही छत के नीचे लाने की कोशिश कर रही थी। और जिसका रिमोट कंट्रोल अंततः लंदन में क्राउन के हाथों में था। बिल्कुल, ये एक अस्थिर और अव्यावहारिक प्रयोग था। हालांकि 1935 की ये विशेष संघीय योजना रियासतों के विरोध और फिर दूसरे विश्व युद्ध के छिड़ जाने की वजह से कभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई, लेकिन ये हमें एक विचार करने पर मजबूर करती है। जी, अंबेडकर का विश्लेषण हमें सिखाता है कि किसी भी राजनीतिक ढांचे की ऊपरी सतह के नीचे छिपी असलियत को कैसे देखा जाता है। और ये सवाल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी दुनिया भर में संघवाद की प्रकृति पर बहस होती है। सही बात है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का सही संतुलन क्या हो, अलग-अलग राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इकाइयों को एक साथ कैसे लाया जाए कि वो सिर्फ एक समझौता न रह जाए, बल्कि एक सच्चा संघ बने। एक राष्ट्र केवल कागजी नियमों से नहीं बनता, वह एक साझा इच्छा और अटूट विश्वास से बनता है। सवाल ये है कि ये विश्वास कैसे बनाया और बनाए रखा जाता है।